हेलो स्टूडेंट, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम पढ़ रहे हैं अगस्त 2023 के करंट अफेयर को। इस करंट अफेयर श्रृंखला के अंतर्गत यह हमारा 7वां मेजर टॉपिक है। अभी तक हमने 6 मेजर टॉपिक को कंप्लीट किया हुआ है। आज का मेजर टॉपिक है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। अगस्त माह में साइंस एवं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्या समसामयिकी घटनाक्रम रहा, उन सब के बारे में पढ़ते हैं। चलिए तो पढ़ते हैं आज के हमारे पहले टॉपिक के साथ। आज का हमारा पहला टॉपिक आता है चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग के बारे में। कि हाल ही में चंद्रयान 3 ने चंद्रमा पर के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग की हुई है। अन्य संबंधित तथ्यों के बारे में जानें तो सबसे पहले आता है कि जो चंद्रयान 3 के विक्रम की लैंडिंग जिस स्थान पर की गई, उस स्थान को क्या नाम दिया गया? शिव शक्ति पॉइंट दिया गया। तो इस सबसे मेजर पॉइंट क्या है कि जहाँ पर सॉफ्ट लैंडिंग की गई उसका नाम क्या था? शिव शक्ति पॉइंट। वह स्थान जहाँ 2019 में चंद्रयान 2 कई लैंडर चंद्रमा की सतह पर लैंड करते हुए दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, उसका नाम था तिरंगा पॉइंट। जो चंद्रयान 2 का 2019 में जहाँ पर सॉफ्ट लैंडिंग होनी थी, उसका नाम रखा गया था तिरंगा पॉइंट। और जो प्रेजेंट में सॉफ्ट लैंडिंग हो चुकी है, उसका पॉइंट था शिव शक्ति पॉइंट, उसका नाम रखा गया। अब जानते हैं कि उसके और आगे की प्रक्रिया को, अन्य संबंधित तथ्य में कि चंद्रयान 3 का लैंडर चंद्रमा की सतह पर 23 अगस्त को चंद्रयान 3 का जो लैंडर है बस चंद्रमा की सतह पर 23 अगस्त को उतरा था। इस दिन को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है। मतलब राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को मनाया जाता है। उसी दिन चंद्रमा पर इसकी सॉफ्ट लैंडिंग कराई गई। कहाँ पर? शिव शक्ति पॉइंट पर विक्रम के द्वारा। चंद्रयान 3 के 3 उद्देश्य थे, जिनमें से 3 उद्देश्य पूर्ण हो चुके हैं और कुछ जारी हैं। जिसमें पूर्ण हो चुके उद्देश्यों में 2 उद्देश्य आते हैं और जारी उद्देश्यों में 1 आते हैं। पहला आता है कि चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग करना और चंद्रमा पर रोवर को चलाना। इसके ये पूर्ण हो चुके 2 उद्देश्य हैं। इसका तीसरा प्रमुख उद्देश्य आता है जो अभी तक जारी है कि चंद्रमा पर वैज्ञानिक परीक्षण करना, जिसमें लैंडर और रोवर पर वैज्ञानिक पेलोड लगे हुए हैं और मिशन का जीवन काल, मतलब जो लैंडर और रोवर है उनका जीवन काल एक चंद्र दिवस है जो पृथ्वी के 14 दिन के बराबर होता है। तो इसके 3 प्रमुख उद्देश्य हैं। अब आता है कि चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर ने सफलतापूर्वक हॉप प्रयोग को सफल किया। इस प्रयोग का दौरान कमांड देने पर लैंडर का जो इंजन शुरू हो गया और लैंडर चंद्रमा की सेहत से अपेक्षा अनुरूप 40 सेंटीमीटर तक ऊपर उठा और सुरक्षित रूप से फिर से लैंड हो गया। इसके किकस्टार्ट प्रयोग की सफलता ने भविष्य के मिशनों जैसे चंद्रमा में से सैंपल को पृथ्वी पर वापस लाने और मानव युक्त मिशन की उम्मीदें जगह दी हुई है। तो इसके संदर्भ में ये प्रमुख पॉइंट है। अब जानते हैं कि चंद्रमा की सॉफ्ट लैंडिंग की जो प्रक्रिया है वह किस तरीके से वह लैंडिंग कराई जाती है, उसके बारे में जानते हैं। इसकी ऊंचाई कितनी है? 100 किलोमीटर है। यहाँ पर रफ ब्रेकिंग चरण होता है। जहाँ पर यह 100 किलोमीटर ऊंचाई होती है, वहाँ पर रफ ब्रेकिंग चरण होता है। वहाँ पर प्रडोदन मॉड्यूल से लेकर लैंडर मॉड्यूल अलग हो जाता है। ये सबसे लास्ट वाली जब ऊंचाई पर पहुँच जाता है तब उसकी प्रक्रिया है। इस समय गति 6000 किलोमीटर घंटे से अधिक होती है और डी बूस्टिंग चरण शुरू हो जाता है। लैंडर मॉड्यूल सॉफ्ट लैंडिंग के लिए चंद्रमा की निचली कक्षा में प्रवेश कर जाता है। ये जो जब 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है तब एल्टीट्यूड होल्ड चरण आता है और अपने थ्रस्टर का उपयोग लैंडर विक्रम अपनी गति को कम करता है। ऊंचाई जब 100 मीटर होती है तब फाइन ब्रेकिंग चरण होता है। उस टाइम पर फाइन ब्रेकिंग चरण में विक्रम बाधाओं को स्कैन करने के लिए सतह के ऊपर मंडराता रहता है। और जब एक टर्मिनल डिसेंट के अंतर्गत जब नियत गति से नीचे आता है तो वह टच डाउन की अवस्था में आ जाता है। तो इसमें टच डाउन उसका अंतिम पॉइंट होता है। फिर 100 मीटर पर फाइन ब्रेकिंग चरण होता है। 30 किलोमीटर एल्टीट्यूड होल्ड चरण होता है और हर 100 किलोमीटर की दूरी पर रफ ब्रेकिंग चरण होता है। इसकी है सॉफ्ट लैंडिंग की यह प्रक्रिया है, जिस तरीके से अभी चंद्रयान 3 की हुई है। अब आता है कि इसकी पहले नंबर तो शब्दावली को जानते हैं। सबसे पहले प्लाज्मा को जानते हैं, जिसका इसमें उल्लेख किया गया है कि प्लाज्मा यह पदार्थ की वह चौथी अवस्था होती है। यह अत्यधिक गर्म गैस होती है जिसमें कुछ या सभी घटक परमाणु इलेक्ट्रॉनों और आयनों में विभाजित हो जाते हैं।
इसे मोटे तौर पर धनात्मक आवेशित कणों और ऋणात्मक आवेशित कणों के रूप में देखा जा सकता है। तो इसे किसके रूप में देखा जा सकता है? इसे धनात्मक आवेशित कणों और ऋणात्मक आवेशित कणों के रूप में देखा जा सकता है तथा यह पदार्थ की ऐसी चौथी अवस्था होती है जो अत्यधिक गैस होती है और जिसके कुछ या सभी घटक परमाणु इलेक्ट्रॉनों और आयनों में विभाजित हो जाते हैं। अब आता है कि चंद्रयान 3 से अब तक प्राप्त कुछ निष्कर्षों के बारे में जानते हैं कि चंद्रयान 3 से क्या निष्कर्ष हमें प्राप्त हुए, जिसके अंतर्गत पहला आता है तापमान के संदर्भ में। विक्रम लैंडर पर लगे चंद्रा सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट पेलोड ने चंद्रमा की सतह के तापीय व्यवहार को समझने के लिए चंद्रमा की ऊपरी मृदा के तापमान का मापन किया हुआ है। ऐसा माना जाता था कि चंद्रमा की सतह पर तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो सकता है, लेकिन यह 70 डिग्री सेल्सियस है। तो इसमें क्या तापमान के संदर्भ में है कि यह विक्रम लैंडर पर लगे जो सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट पेलोड ने चंद्रमा की सतह पर तापीय व्यवहार को समझने के लिए चंद्रमा की ऊपरी सतह में तापमान का मापन किया हुआ। इस मापन में ऐसा माना जाता है कि चंद्रमा की सतह पर जो तापमान है वह 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास हो सकता है, लेकिन यह 70 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसके संदर्भ में है। अब आता है चंद्रमा पर मौजूद तत्वों के बारे में जानते हैं कि विज्ञान रोवर पर लगे लेजर यूज्ड ब्रेक डायम स्पेक्ट्रोस्कोप उपकरण ने दक्षिण ध्रुव के पास चंद्रमा की सतह पर सल्फर की उपस्थिति को स्पष्ट रूप से पुष्टि की हुई है। साथ ही एल्यूमिनियम, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम, टाइटेनियम, मैग्नीज, सिलिकॉन और ऑक्सीजन जैसे अन्य तत्वों का भी पता लगा हुआ। अब आता है विरल प्लाज्मा के बारे में कि लेग्यूमोइर प्रोब ने चंद्रमा की सतह पर विरल प्लाज्मा की उपस्थिति का पता लगाया हुआ है। लेग्यूमोइर प्रोब एक उपकरण है जो प्लाज्मा के गुणों को मापता है और यह खोज दर्शाता है कि रेडियो तरंगें चंद्रमा की विरल प्लाज्मा आवरण से आसानी से गुजर सकती हैं और जो चंद्र मिशनों के साथ संचार के लिए एक महत्वपूर्ण घटक है। प्राकृतिक भूकंपीय गतिविधि के संदर्भ में कि इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सिस्मिक एक्टिविटी पेलोड के आंकड़े चंद्रमा पर भूकंप की संभावना का संकेत देते हैं, लेकिन इसकी सटीक प्रकृति की अभी भी जांच चल रही है। क्रेटर के बारे में क्रेटर चंद्रयान 3 के रोवर ने चंद्रमा की सतह पर 4 मीटर व्यास वाले क्रेटर की खोज की हुई है। तो इसके संदर्भ में एक प्रमुख पॉइंट है जो इसके प्रमुख निष्कर्ष के रूप में प्राप्त हुए हैं। अब इसके निष्कर्ष को समझें कि चंद्रयान 3 केवल चंद्रमा के लिए एकमात्र मिशन नहीं है, बल्कि यह भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए एक बड़ी उपलब्धि भी है। साथ ही यह ब्रह्मांड को लेकर हमारी समझ और बेहतर बनाने में भी योगदान देता है। इसके संदर्भ में ये प्रमुख निष्कर्ष है। अब आता है कि नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है कि अंतरिक्ष की प्रतिस्पर्धा में भारत की स्थिति के बारे में कि मंगल, चंद्रमा और सौर मिशनों ने के सफल प्रक्षेपण के साथ भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने या इसरो ने अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में एक उभरती शक्ति के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत कर रहा है। तो यह किसके संदर्भ में है कि यह मंगल, चंद्रमा और सौर मिशनों के सफल प्रक्षेपण के संदर्भ में कि इसरो ने अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में एक उभरती शक्ति के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत किया हुआ है। तो इसके संदर्भ में अंतरिक्ष की पृष्ठभूमि के संदर्भ में जानते हैं कि इसके क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अंतरिक्ष में प्रतिस्पर्धा की पृष्ठभूमि में पहला आता है कि अंतरिक्ष में प्रतिस्पर्धा का होना कि यह 20वीं सदी के मध्य के शीत युद्ध का परिणाम है और यह वह दौर था जब सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच अंतरिक्ष अन्वेषण में एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ थी। अब भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान के संदर्भ में कि भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान से जुड़ी जो गतिविधियां हैं वह 1960 के दशक में स्टार्ट हुई थी। इसके बाद 1969 में इसरो की स्थापना की गई और इस क्रम में इस उपलब्धि के पहले प्रक्षेपण यान SLV-3 का सफल विकास किया गया, जो 1980 का पहला सफल प्रक्षेपण किया गया था। 1990 के दशक में ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान का विकास, परिचालन और जियो सिंक्रोनस उपग्रह प्रक्षेपण यान का विकास भी इसकी महत्वपूर्ण उपलब्धि रही थी। तो इसके संदर्भ में है। अब आता है कि अब जानते हैं इसके प्रमुख अमेरिका और USSR के बीच जो अंतरिक्ष को लेकर मची होड़ का जो क्रम विकास है उनके बारे में जानते हैं कि सबसे पहले जो 1957 में USSR ने पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले उपग्रह स्पुतनिक फर्स्ट
और लाइका नाम के कुत्ते को अंतरिक्ष में ले जाने का उपग्रह स्पुतनिक सेकंड को लॉन्च किया था। ये किसके द्वारा किया गया था? यूएसएसआर के द्वारा। जनवरी 1958 में एक्सप्लोरर फर्स्ट, जो पृथ्वी की कक्षा में पहुंचने वाला पहला अमेरिकी उपग्रह था। 1958 में नासा की स्थापना हुई। उसके बाद अमेरिका में दुनिया का पहला संचार उपग्रह स्कोर लॉन्च किया गया। अगस्त 1960 में यूएसएसआर के स्पुतनिक 5 पर सवार होकर पहली बार प्राणी 2 कुत्ते, बेलका, स्ट्रेलका और कई पादप अंतरिक्ष में जीवित लौटे। 1961 में यूरी गैगरिन अंतरिक्ष में जाने वाली पहले व्यक्ति बने और उनके बाद एलन सेपर्ट इसके दूसरे व्यक्ति बने। 1968 में अमेरिकी अंतरिक्ष यान अपोलो 8 को चंद्रमा तक पहुंचने और उसकी परिक्रमा करने सफलतापूर्वक पृथ्वी पर लौटने वाला पहला मानव चलित अंतरिक्ष यान बन गया। जुलाई 1969 में अपोलो 11 को लॉन्च किया गया और नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जो पहले व्यक्ति रहे, वह चंद्रमा पर उतरने वाले पहले व्यक्ति बन गए। फिर 1975 में अमेरिका और यूएसएसआर का एक संयुक्त मिशन भेजा गया। इसी के संदर्भ में इसके अमेरिका और यूएसएसआर के संदर्भ में ये प्रमुख पॉइंट रहे हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट वो की हालिया सफलताएं क्या प्राप्त हुई हैं, प्रेजेंट में क्या भारत को सफलताएं मिली हुई हैं कि मार्स ऑर्बिटर मिशन या मंगलयान के संदर्भ में जो 2013 में भेजा गया था, यह भारत अपने पहले प्रयास में मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंचने वाला पहला देश बन गया था। एक प्रक्षेपण से 104 उपग्रह भेजे गए थे, जिसमें 2017 में PSLV C-37 के एक ही प्रक्षेपण के दौरान 104 उपग्रह को सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित करके विश्व रिकॉर्ड बनाया गया और चंद्रयान 3 के संदर्भ में सफल लैंडिंग के साथ ही भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करने वाला प्रथम देश बन गया है। तो ये हालिया सफलताएं प्राप्त हुई हैं जो 2013 में मंगलयान मिशन से और PSLV C-37 से जुड़ी 104 उपग्रह के संदर्भ में, जिसने विश्व रिकॉर्ड बनाया, और चंद्रयान 3 के संदर्भ में एक दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करने वाला प्रथम देश भारत बन गया। अब आता है कि भारतीय अंतरिक्ष के क्षेत्र के उभरते रुझानों के संदर्भ में देखें कि जिसमें पहला आता है जैसे बढ़ता व्यवसायीकरण। बढ़ते व्यवसायीकरण के संदर्भ में इसरो ने अंतरिक्ष गतिविधियों के संचालन के लिए गैर सरकारी संस्थाओं को सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जा रहा है। उदाहरण के लिए इन स्पेस गैर सरकारी संस्थानों को बढ़ावा देने, अंतरिक्ष क्षेत्र से संबंधित प्रस्ताव प्राप्त करने के लिए सिंगल विंडो एजेंसी के रूप में काम कर रहा है। अंतरिक्ष सहयोग बढ़ावा न देने के संदर्भ में कि इसरो ने कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इनमें से आर्टेमिस समझौता, जापान की अंतरिक्ष एजेंसी के साथ संयुक्त चंद्र मिशन, सार्क उपग्रह लॉन्च करना, नासा के साथ उन्नत रडार उपग्रह निशार का सहयोग शामिल होता है। चुनौतीपूर्ण अंतरिक्ष मिशनों पर जोर देने के संदर्भ में कि भारत मंगलयान मिशन के जरिए मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंचने वाला पहला एशियाई देश बना है और अब चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भी पहला देश बन गया है। नई प्रौद्योगिकियों के विकास के संदर्भ में कि इसरो ने पुनः उपयोग किए जा सकने वाले प्रक्षेपणयान और इन्फ्लेटिव एरोडायनेमिक डिसलेरेटर जैसी नई प्रौद्योगिकियों के विकास का काम किया हुआ है। उपग्रह आधारित सेवाओं के विस्तार के संदर्भ में इसरो ने रिमोट सेंसिंग, उपग्रह आधारित नेविगेशन और उपग्रह आधारित मौसम विज्ञान जैसे क्षेत्र को इसमें उपग्रह आधारित सेवाएं प्रदान करता है और यह भविष्य में ऐसी सेवाओं की दिशा में और विस्तार करने की ओर अग्रसर है। इसके संदर्भ में इसके कुछ प्रमुख पॉइंट है। अब एक डेटा बैंक को जाने कि इस डेटा में देखते हैं कि 1999 से 2022 के बीच भारत 34 देशों के 381 विदेशी उपग्रह लॉन्च कर चुका है। इसरो द्वारा विदेशी उपग्रह के प्रक्षेपण ने भारत को $279 मिलियन का राजस्व प्राप्त हुआ है। वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में भारत की हिस्सेदारी वर्तमान में 2 से 3% से बढ़कर 2030 तक 10% हो सकती है। 2025 तक भारत में अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था का आकार $13 बिलियन अमेरिकी डॉलर होगा और ऐसा अनुमान है कि अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में कुल राजस्व का 36% उपग्रह सेवाओं और उनके उपयोग से प्राप्त होगा। इसके संदर्भ में इसके प्रमुख डेटा बैंक है जिसका एक एनालिसिस किया गया। अब आता है कि अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत की स्थिति के मजबूत स्थिति के फायदे के बारे में जानते हैं। पहला इसके अंतर्गत फायदा होगा भू राजनीतिक महत्व के संदर्भ में कि अंतरिक्ष महाशक्ति के रूप में रूस के पिछड़ने और अंतरिक्ष आधारित गतिविधियों के व्यवसायीकरण में भाग लेने, नवाचार एवं अन्य समर्थन के चलते इस क्षेत्र में भारत अपनी क्षमता को बढ़ा रहा है।
इससे भारत वैश्विक स्तर पर अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों के अग्रणी उत्पादकों में से एक बन सकेगा। भारत एक अंतरिक्ष स्टार्टअप केंद्र के रूप में रहा है, जिसमें भारत की लगभग 150 पंजीकृत अंतरिक्ष तकनीक आधारित स्टार्टअप्स हैं और यह भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम को वैश्विक अंतरिक्ष बाजार में लागत प्रतिस्पर्धी बने रहने में सक्षम बनाएगा। उपग्रह प्रक्षेपण के लिए अग्रणी राष्ट्र के संदर्भ में कि लगभग 95% सफलता की दर के साथ भारत के पास अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महारत हासिल करने और इस क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अग्रणी बनने के लिए आवश्यक साधन और बेहतर अवसंरचना और युवा प्रतिभा उपलब्ध होगी। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बाहरी अंतरिक्ष का उपयोग के संदर्भ में कि चीन की एंटी सैटेलाइट क्षमता ने भारत में अपनी ASAT क्षमता विकसित करने और उनका परीक्षण करने के लिए एक प्रेरणा प्रदान की हुई है। अब आता है कि भारत में कुछ स्टार्टअप्स के बारे में जानते हैं कि भारत के कुछ स्टार्ट हैं, जिसमें पहला आता है स्काई रूट एरोस्पेस के बारे में। यह भारत का निजी रॉकेट या विक्रम एस लॉन्च करने वाला पहला भारतीय स्टार्टअप है। फिर आता है अग्निकुल कॉस्मोस के बारे में कि इसने अपने 3D प्रिंटिंग रॉकेट इंजन अग्निलेट का सफलतापूर्वक फ्लाइट एक्सेप्टेंस टेस्ट संपन्न किया है। अग्निकुल ने भारत के पहले निजी तौर पर डिजाइन और संचालित किए गए रॉकेट लॉन्च पैड और मिशन कंट्रोल सेंटर पर भी अनावरण किया हुआ है। फिर इसका नेक्स्ट स्टार्टअप आता है पिक्सेल्स के बारे में। यह हाइपर स्पेक्ट्रल अर्थ इमेजिंग सैटेलाइट का समूह है और इससे प्राप्त डेटा से जानकारी हासिल करने के लिए विश्लेषणात्मक साधनों का निर्माण कर रहा है। ध्रुव स्पेस के बारे में यह स्टार्टअप उपग्रह संबंधी सेवाएं प्रदान करता है, साथ ही यह अर्थ स्टेशन और उपग्रह प्रक्षेपण से जुड़ी सेवाएं भी उपलब्ध कराता है। इस प्रकार यह एक ही जगह पर कई एकीकृत समाधान उपग्रह प्रक्षेपण सेवाएं भी उपलब्ध कराता है। इसके संदर्भ में यह प्रमुख भारत के द्वारा स्टार्टअप स्टार्ट किए हैं, जिसमें पहला स्काई रूट एरोस्पेस, फिर आता है अग्निकुल कॉस्मोस, फिर आता है पिक्सेल्स, फिर आता है ध्रुव स्पेस। इसके संदर्भ में यह प्रमुख स्टार्टअप है। अब इसको निष्कर्ष के तौर पर देखें, इसमें कोई संदेह नहीं कि भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र में आने वाले वर्षों और विकसित एवं बेहतर होने के लिए तैयार है। अतः भारत एक लागत प्रभावशीलता, आत्मनिर्भरता और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के साथ अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक प्रमुख शक्ति बन सकेगा। अब जानते हैं कि इसरो के मिशन के बारे में कि इसरो के द्वारा कौन कौन से मिशन भेजे गए और कौन अभी भेजे जाने इसमें प्रस्तावित है। इसकी शुरुआती हम 1975 के आर्यभट्ट मिशन से कहते हैं, जो प्रथम भारतीय उपग्रह रहा है। फिर दूसरा 1983 का इनसैट रहा, जो भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली है, जिसमें यह भूतुल्यकालिक उपग्रहों की एक श्रृंखला है जो दूरसंचार, प्रसारण, मौसम विज्ञान और आपदा प्रबंधन जैसी सेवाएं प्रदान करती है। फिर 2008 का आता है चंद्रयान फर्स्ट मिशन, जो चंद्रमा के लिए भारत का पहला मिशन है, जिससे चंद्रमा की सतह पर जल के साक्ष्य की खोज की हुई है। फिर 2014 का आता है मंगलयान मिशन, जिसमें भारत अपने पहले ही प्रयास में सफलतापूर्वक मंगल ग्रह पर पहुंचने वाला देश बन गया। फिर 2017 का आता है ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान या PSLV। यह एक रिकॉर्ड तोड़ने वाला प्रक्षेपण है, जिसने 104 उपग्रहों का कक्षा में पहुंचाया और यह मिशन सबसे अधिक उपग्रह लॉन्च करने वाला मिशन बन गया है। अब आता है 2019 का चंद्रयान 3 मिशन। इस मिशन के अंतर्गत दक्षिणी ध्रुव के अन्वेषण करने हेतु एक ऑर्बिटर, एक लैंडर, एक रोवर शामिल होते हैं। अब आता है 2023 का चंद्रयान 3 मिशन। इस मिशन के अंतर्गत चंद्रयान 3 पर लैंडर मॉड्यूल चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक उतरा और भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए क्या महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। फिर ये 2023 में आदित्य L1 को लॉन्च किया गया। यह भारत का पहला सौर मिशन था, जो सूर्य के वायुमंडल और पृथ्वी पर इसके प्रभाव का अध्ययन करेगा। फिर 2024 में नासा इसरो सार या निशार को सैटेलाइट मिशन 12 दिनों में पूरी दुनिया का मानचित्रण करेगा। 2024 में एक और मिशन होगा स्पेडेक्स, जो ट्विन स्पेसक्राफ्ट मिशन होगा। 2024 का एक और मिशन होगा मंगलयान 2, जो भारत का दूसरा अंतर्ग्रही मिशन होगा। फिर आता है 2024 का गगनयान, जो भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन होगा। तो 2024 के लिए 4 मिशन निर्धारित किए गए, जिसमें पहला निशार नासा इसरो सार, दूसरा स्पेडेक्स और तीसरा मंगलयान 2 और चौथा गगनयान। इसके अंतर्गत 2024 के प्रमुख 4 मिशन प्रस्तावित हैं।
और 2031 का शुक्रयान फर्स्ट होगा या शुक्र ग्रह के लिए भारत का पहला मिशन होगा जो इस ग्रह के वायुमंडल और सतह का अध्ययन करेगा। इसके संदर्भ में यह इसरो के प्रमुख मिशन है। चलिए तो जानते हैं। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट टॉपिक आता है सुपर कंडक्टिविटी के बारे में। हाल ही में कमरे के तापमान पर सुपर कंडक्टिविटी अति चालकता को दर्शाने वाले पदार्थ LK99 की खोज का दावा झूठा पाया गया है। इसके संदर्भ में कि इससे संबंधित तथ्यों में पहला आता है कि इससे पहले साउथ कोरिया के वैज्ञानिकों की एक समूह ने 2 शोध पत्र को प्रकाशित किया हुआ था। इस शोध पत्रों में यह दावा किया गया था कि LK99 नामक एक ऐसे पदार्थ की खोज है जो कमरे के तापमान पर सुपर कंडक्टिविटी का गुण दर्शाता है। सुपर कंडक्टिविटी के बारे में कि सुपर कंडक्टिविटी या अतिचालकता की घटना की खोज 1911 में है के कामेरलिंग ओन्स ने की हुई थी और यह लगभग परम शून्य ताप जो -273 डिग्री 15 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, वह उस तापमान पर पारे के गुणधर्मों की जांच करते समय उन्होंने विद्युत प्रतिरोध में अचानक गिरावट की खोज की हुई थी। LK99 गहरे भूरे रंग का ठोस पदार्थ होता है और इसका निर्माण सीसा, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस के चूर्ण यौगिकों के मिश्रण को अत्यधिक तापमान पर गर्म करने पर होता है। इसके संदर्भ में इसके प्रमुख पॉइंट है। अब जानते हैं कि सुपर कंडक्टिविटी के बारे में, अति चालकता के बारे में क्या होता क्या है। सुपर कंडक्टिविटी की घटना एक ऐसी परिघटना होती है जिसमें कुछ पदार्थ को क्रांतिक तापमान पर के नीचे ठंडा होने पर शून्य विद्युत प्रतिरोध और पूर्ण विद्युत प्रतिचुंबकीय के गुण को दर्शाते हैं। क्रांतिक ताप वह ताप होता है जिस पर कोई पदार्थ आकस्मिक रूप से सामान्य चालक अवस्था से अतिचालक अवस्था में परिवर्तित होता है और जब किसी पदार्थ को उसके क्रांतिक ताप से नीचे ठंडा किया जाता है तो वह सुपर कंडक्टर अवस्था को प्राप्त कर लेता है और इस प्रक्रिया के दौरान पदार्थ पूर्ण प्रति चुंबकत्व की स्थिति में आ जाता है जिसे माइसनर प्रभाव भी कहा जाता है। वर्तमान में सुपर कंडक्टिविटी का केवल बहुत कम तापमान अर्थात शून्य से -250 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे तक भी प्राप्त किया जाता है, जिसमें पहले पर आता है पारा, सीसा, एल्यूमिनियम, टिन, नायोबियम जैसे पदार्थ क्रांतिक ताप पर एक सुपर कंडक्टर गुण को प्रदर्शित करते हैं। दूसरा आता है कि कुछ मामलों में पदार्थ अतिरिक्त ताप की स्थिति में थोड़ा अधिक तापमान पर भी सुपर कंडक्टिविटी गुण को प्रदर्शित करते हैं। और तीसरा आता है कि वैज्ञानिक एक ऐसे पदार्थ की खोज कर रहे हैं जो कमरे के तापमान पर सुपर कंडक्टिविटी गुण का प्रदर्शन करने में सक्षम हो। इसके अंतर्गत ये पॉइंट है। अब आता है कि शून्य प्रतिरोध कैसे प्राप्त किया जाता है, जिसके अंतर्गत पहला नंबर जानते हैं कि शून्य प्रतिरोध जानने के संदर्भ में कि सामान्य परिस्थितियों में क्रिस्टलीय ठोस से गुजरने के दौरान इलेक्ट्रॉन्स को प्रतिरोध या बाधा का सामना करना पड़ता है। यह प्रतिरोध क्रिस्टलीय जालीनुमा संरचना में कंपन करने वाले परमाणुओं के साथ इलेक्ट्रॉन्स की होने वाली अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है। हालांकि कुछ पदार्थ में जब तापमान एक क्रांतिक स्तर से कम हो जाता है तो इलेक्ट्रॉन्स आपस में शिथिल बंधन से युग्मित हो जाते हैं और इन युग्मों को क्यूपर युग्म कहा जाता है। कूपर युग्म में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स क्रिस्टलीय जालीनुमा संरचना में कंपन को प्रभावित नहीं होते और ऐसे में इलेक्ट्रॉन्स क्रिस्टलीय ठोस में बिना किसी बाधा के आगे बढ़ते रहते हैं और यह किसी पदार्थ की सुपर कंडक्टिविटी और शून्य प्रतिरोध के गुण को भी प्रदर्शित करता है। इसके संदर्भ में अब आता है कि कमरे के तापमान पर सुपर कंडक्टिविटी के बारे में कि कमरे के तापमान पर सुपर कंडक्टिविटी को जाने कि कमरे के तापमान पर सुपर कंडक्टिविटी एक ऐसा पदार्थ होता है जो ऑपरेटिंग तापमान पर सुपर कंडक्टिविटी गुण प्रदर्शित करने में सक्षम होता है और इस मामले पर 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर का तापमान ऑपरेटिंग तापमान होता है। कमरे के तापमान पर सुपर कंडक्टिविटी की प्राप्ति की प्रक्रिया अन्य पहलुओं से प्रभावित होती है, जैसे कि सुपर कंडक्टिविटी के लिए अत्यधिक दाबपूर्ण परिस्थितियों का निर्माण करना पाना कठिन होता है। साथ ही हो सकता है कि पदार्थ इन चरम स्थितियों को सहन भी ना कर पाए। और दूसरा आता है कि उच्चतर तापमान पर कूपर युग्म नहीं बनते हैं। और फिर आता है कि कमरे के तापमान पर तापीय ऊर्जा अपेक्षाकृत अधिक होती है। इससे इलेक्ट्रॉन्स के लिए कूपर युग्म बना पाना और इस ऊर्जा अवरोध को दूर कर पाना मुश्किल होता है। तो यह कमरे के तापमान पर सुपर कंडक्टिविटी के संदर्भ में है। अब आता है कि कमरे के तापमान पर सुपर कंडक्टिविटी की वैसे प्राप्त कुछ लाभ हैं, उनके बारे में जानता है।
कि इसके अंतर्गत पहला आता है कि इसे ग्रिड के जरिए उच्च दक्षता और कम खर्च में विद्युत का ट्रांसमिशन संभव हो सकेगा। इससे ऊर्जा की लागत में कमी आएगी। उदाहरण के लिए सुपर कंडक्टिंग जनरेटर, सुपर कंडक्टिंग चुंबकीय ऊर्जा भंडारण, ट्रांसमिशन लाइन, ट्रांसमिशन का निर्माण इत्यादि होता है। फिर दूसरा आता है इसे बेहतर इमेज रिजोल्यूशन और तेजी से स्कैनिंग करने वाले उन्नत मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग प्रौद्योगिकी संभव हो पाएगी और इससे रोगी को सटीक निदान और बेहतर उपचार किया जा सकेगा। नेक्स्ट आता है कि मैग्नेटिक लेविटेशन ट्रेन तकनीक की लागत पर काम करती है, क्योंकि यह सुपर कंडक्टिविटी की एक ऐसी तकनीक होती है जिसके लिए आवश्यक परिस्थितियों को सरलता से निर्मित किया जा सकता है। इसके जरिए कुशल और कम ऊर्जा खपत वाले सुपर कंप्यूटर्स का निर्माण किया जाता है, जिससे जटिल सिम्युलेशन, डेटा विश्लेषण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित उपयोग जैसे कार्यों को आसानी से पूरा किया जा सकता है। इसी कुशल और तीव्र ऊर्जा भंडारण और जरूरत के अनुसार इसका उपयोग करना संभव हो जाता है। इससे नवीनीकरण ऊर्जा स्रोतों के मामले में इंटरमिटेंसी की समस्याओं का समाधान हो सकेगा। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के संदर्भ में इसका लार्ज हेडन कोलाइडर जो होता है वो जैसे अलग अलग प्रयोगों के लिए एक्सेलेटर और न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस के रूप में उपयोग किया जा सकता है। इसके संदर्भ में सुपर कंडक्टिविटी के कमरे के तापमान पर प्रमुख लाभ है। अब आता है कि सुपर कंडक्टिविटी के अनुसंधान हेतु नोबेल प्राइज़ के बारे में, कि इसके अंतर्गत जो पहला नोबेल प्राइज़ था के कोमरलिंग ओन्स को 1913 में दिया गया था। यह सुपर कंडक्टिविटी की खोज के लिए नोबेल प्राइज़ 1911 खोज की इन्होंने 1911 में की हुई थी और इन्हें नोबेल प्राइज़ 1913 में प्राप्त हुआ था। फिर दूसरे आते हैं जॉन बार्डन, लियोन कूपर, रॉबर्ट श्राइफर जो 1972 में, इनको कूपर श्राइफर सिद्धांत के विकास के लिए इन्हें पुरस्कार दिया गया था और ये सिद्धांत पारंपरिक सुपरकंडक्टर्स में सुपर कंडक्टिविटी के तंत्र की व्याख्या करता है। फिर नेक्स्ट आता है ब्रायन डी जोसेफन, लियो एसाकी, इवर जिया एवर, इसके 1973 में इनको सुपर कंडक्टिंग पदार्थों में देखे गए जोसेफन्स प्रभाव के पूर्वानुमान हेतु पुरस्कार दिया गया। पियोत्र लियोनिद विच कपित्जा 1978 के अंतर्गत इन्हें निम्न ताप भौतिकी के क्षेत्र में बुनियादी आविष्कारों और खोजों के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया। के अलेक्जेंडर मूलन और के जे जॉर्ज बेडनोर्ज को 1987 में पुरस्कार दिया गया। इन्हें कॉपर ऑक्साइड पदार्थ में उच्च ताप पर सुपर कंडक्टिविटी की खोज के लिए नोबेल प्राइज़ दिया गया था। तो सुपर कंडक्टिविटी से रिलेटेड यह प्रमुख प्राइज़ दिए गए, जिसमें कुछ नोबेल प्राइज़ भी शामिल हैं और कुछ नॉर्मल प्राइज़ भी इसके अंतर्गत आते हैं। अब जानते हैं संक्षिप्त सुर्खियों में। सबसे पहली सुर्खी आती है इंडिया स्टेक के बारे में। इंडिया स्टेक के संदर्भ में समझते हैं कि भारत ने इंडिया स्टेक साझा करने हेतु त्रिनाद टोबैको के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हुए हैं। इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य परस्पर डिजिटल प्रगति के लिए अनुकूलित इंडिया स्टेक समाधानों को अपनाने में मदद करना है और इन समाधानों की पहचान, डिजिटल पहचान, डेटा और डिजिटल भुगतान सेवाएं भी इसके अंतर्गत शामिल होती हैं। इससे पहले भारत में इंडिया स्टेक साझा करने के लिए पापुआ न्यू गिनी, आर्मेनिया, सिएरा लियोन, सूरीनाम सहित कई अन्य देशों के साथ भी इसके पर हस्ताक्षर किए हुए हैं तथा इंडिया स्टेक ओपन एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस है जो डिजिटल पब्लिक गुड्स का एक सेट है। इसका उद्देश्य बड़ी आबादी के लिए पहचान, डेटा और डिजिटल भुगतान से संबंधित आर्थिक संभावनाओं और लाभों को संभव बनाना है। एपीआई परिभाषित नियमों का एक सेट होता है जो अलग अलग एप्लीकेशंस को एक दूसरे के संचार करने में सक्षम बनाता है। इंडिया स्टेक के अलग अलग घटकों के स्वामित्व और रखरखाव में अलग अलग एजेंसियों के पास है, जिससे उदाहरण के लिए आधार से संबंधित उत्पादों का स्वामित्व और प्रबंधन भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के पास है। डिजिलॉकर जो इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन है। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस का नियंत्रण भारतीय भुगतान निगम के पास है और अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क का विनिमय भारतीय रिजर्व बैंक के पास है। तो इंडिया स्टेक के अलग अलग घटक हैं और जिनका रखरखाव अलग अलग दायित्व में दिया गया है। अब आता है कि इंडिया स्टेक की परतों के बारे में। इसकी प्रमुख 3 परतें हैं, जिसमें पहली आती है पहचान आधारित परत। यह वह परत होती है जिसे प्रत्येक निवासी को एक विशिष्ट आईडी दी जाती है और जो यह साबित करने में सक्षम बनाया जाता है कि मैं वही हूँ और जो होने का दावा करता है। एप्लीकेशन इसके अंतर्गत आती है। आधार कार्ड, ई केवाईसी और ई साइन का होना एक पहचान आधारित परत होती है।
दूसरी परत आती है भुगतान आधारित परत। इस परत में यह किसी भी व्यक्ति को किसी अन्य को भुगतान करने की सुविधा देता है और यह इंटरऑपरेबल, तेज और वहनीय, यह सिर्फ स्मार्टफोन तक सीमित नहीं होता है। इसमें इस एप्लीकेशन आती है जैसे यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, आधार पेमेंट ब्रिज, आधार सक्षम भुगतान सेवा। इसके अंतर्गत भुगतान आधारित परत ये दूसरी परत है। तीसरी नंबर की परत और अग्नि परत आती है डेटा आधारित परत। यह एक ऐसी परत होती है जिसमें डेटा को सुरक्षित तरीके से साझा करने में मदद करती है, जिसमें कुछ एप्लीकेशन है जैसे कंसल्ट, आर्टिफैक्ट, डिजी लॉकर, अकाउंट एग्रीगेटर। इसके अंतर्गत डेटा आधारित कुछ परतें होती हैं। आप जानते हैं कि इंडिया स्टैक के महत्व के बारे में। इंडिया स्टैक के महत्व को जाने तो इसके अंतर्गत में पहला आता है कि यह सरकारों, व्यवसायों, स्टार्टअप्स आदि को उपस्थिति रहित, कागज रहित और नकदी रहित सेवा वितरण बढ़ाने की समर्थ करता है। फिर आता है यह डिजिटल अर्थव्यवस्था के सभी रूपों को सही क्रिया स्थापित करने में मदद करता है। साथ ही यह सभी नागरिकों की डिजिटल सेवाओं तक पहुंच का विस्तार भी करता है। फिर आता है यह डेटा तक समान पहुंच प्रदान करने के लिए एक विशेष रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग जैसी उभरती तकनीकों में नवाचार और उद्यमशीलता को भी बढ़ावा देता है। तो यह इंडिया स्टैक के महत्व के बारे में। चलिए तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है रेडियोधर्मी जल के निष्कासन के बारे में। कि हाल ही में जापान रेडियोधर्मी जल के निष्कासन के संदर्भ में जानते हैं कि जापान 12 वर्ष बाद फुकुशिमा परमाणु संयंत्र ने 1.34 मिलियन तक उपचारित रेडियोधर्मी जल प्रशांत महासागर में छोड़ेगा। यह संयंत्र 2011 में भूकंप और सुनामी की चपेट में आ गया था। अब आता है कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी के अनुसार उपचारित जल के छोड़े जाने से लोगों और पर्यावरण में नाम मात्र के लिए रेडियोलॉजिकल के प्रभाव पड़ेंगे, जिसमें इस योजना का निष्पादन परमाणु संयंत्र के संचालन टोक्यो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी करेगी और फुकुशिमा संयंत्र देश के पूर्वी तट पर स्थित है और यह स्थल राजधानी टोक्यो में लगभग 220 किलोमीटर उत्तर पूर्वी में स्थित है। जापान यह दावा करता है कि यह संग्रहित जल के उपचार के लिए एडवांस लिक्विड प्रोसेसिंग सिस्टम का इस्तेमाल करेगा। इस सिस्टम के अंतर्गत यह एक ऐसा सिस्टम होता है जो पंपिंग और फिल्ट्रेशन प्रक्रिया प्रणाली होती है। ट्रिटियम को छोड़कर जल से अधिकतर रेडियोधर्मी पदार्थ को हटा देती है और ट्रिटियम हाइड्रोजन का एक रेडियोधर्मी आइसोटोप होता है। इसे जल से अलग करना बहुत कठिन होता है। जल छोड़े जाने से जुड़ी चिंताओं में कि ट्रिटियम युक्त इस जल के शरीर में पहुंचने से डीएनए को नुकसान हो सकता है। रेडियोधर्मी पदार्थों के संपर्क में आने से ल्यूकेमिया, एनीमिया, रक्तस्राव आदि स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। यह जल मृदा में मौजूदा पोषक तत्वों को नष्ट कर सकती है। अपशिष्ट जल छोड़ने पर समुद्र प्रदूषित हो सकता है, जिससे नमक और समुद्री खाद्य पदार्थों की कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है। चीन ने फुकुशिमा और टोक्यो सहित जापान में समुद्री खाद्य आयात पर भी प्रतिबंध लगाया हुआ। IAEA के द्वारा जिसके द्वारा यह प्रक्रिया चल रही है। तो इस प्रक्रिया के बारे में जानें तो यह IAEA एक गैर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना 1957 में की गई थी। इसका उद्देश्य परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना है, साथ ही परमाणु हथियारों सहित किसी भी सैन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग को रोक लगाना है। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक चीन ग्रीन हाइड्रोजन मानक के बारे में। नवीन और नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने एक राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत भारतीय ग्रीन हाइड्रोजन मानकों को अधिसूचित किया हुआ है। इसके संदर्भ में यह अधिसूचना उत्सर्जन की एक उच्चतम सीमा को रेखांकित करती है और इस सीमा में कम उत्सर्जन करके उत्पादित हाइड्रोजन को ग्रीन हाइड्रोजन के रूप में वर्गीकृत किया गया। ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में जल को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित करके हाइड्रोजन उत्पन्न किया जाता है और इसके लिए जीवाश्म ईंधन या नवीनीकरण ऊर्जा का भी उपयोग किया जाता है। अधिसूचना के मुख्य बिंदुओं पर नजर डालें तो जिसके अंतर्गत पहला आता है कि उसकी परिभाषा को सबसे पहले जान दें। इसकी परिभाषा के अंतर्गत यह ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन नवीनीकरण ऊर्जा का उपयोग करके किया जाता है और इसमें विद्युत अपघटन या बायोमास रूपांतरण के माध्यम से भी इसका उत्पादन शामिल होता है। बायोमास रूपांतरण का मतलब होता है कि यह वह प्रक्रिया होती है जिसके तहत हाइड्रोजन और बायोगैस दोनों का साथ साथ उत्पादन किया जाता है।
इसकी उत्सर्जन सीमा के संदर्भ में देखें कि यह वेल टू गेट उत्सर्जन जो अर्थात जल शोधन, विद्युत अपघटन, गैर शुद्धिकरण आदि प्रति किलोग्राम हाइड्रोजन के लिए 2 किलोग्राम CO2 से अधिक नहीं होना चाहिए। इसके अंतर्गत नोडल प्राधिकरण ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन परियोजनाओं की निगरानी करेगा, साथ ही इसके सत्यापन और प्रमाणन के लिए भी एजेंसियों को मान्यता प्रदान करेगा। तो इस अधिसूचना से जुड़े कुछ ये मुख्य बिंदु हैं। अब जानते हैं कि NGHM मिशन के तहत 2030 के लिए कुछ लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, जिसके अंतर्गत पहला लक्ष्य आता है कि प्रति वर्ष कम से कम 5 MMT की ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता का लक्ष्य हासिल करना है। दूसरा आता है वार्षिक ग्रीन हाउस ग्रीन गैस उत्सर्जन में लगभग 50 MMT की कमी लाना। फिर नेक्स्ट आता है कि देश भर में लगभग 125 गीगावाट की नवीनीकरण ऊर्जा क्षमता स्थापित करना, और इसका जो 4th नंबर का लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि इसके अंतर्गत जीवाश्म ईंधन आयात में कुल 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की कमी करना है। अब आता है कि NGHM के बारे में कि NGHM इसका लक्ष्य होता है कि यह उद्देश्य भारत को ग्रीन हाइड्रोजन और इसके उपोत्पादन के उत्पादन, उपयोग तथा निर्यात के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना है। और इस कार्यक्रम के अंतर्गत वित्तीय प्रोत्साहन के लिए ग्रीन हाइड्रोजन संक्रमण हेतु रणनीतिक हस्तक्षेप कार्यक्रम, अनुसंधान एवं विकास के लिए सिप आधारित सार्वजनिक निजी भागीदारी का फ्रेमवर्क तैयार करना आदि इसके अंतर्गत आता है। अब आता है ग्राफीन अरोरा कार्यक्रम के बारे में। ग्राफीन अरोरा कार्यक्रम को इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने ग्राफीन अरोरा कार्यक्रम का शुभारंभ किया हुआ है। यह कार्यक्रम डिजिटल यूनिवर्सिटी केरल के द्वारा केरल राज्य सरकार द्वारा तथा औद्योगिक साझेदारों में संयुक्त वित्त पोषण के साथ कार्यान्वित किया जाएगा। इसका उद्देश्य ग्राफीन अनुसंधान और इसके व्यवसायीकरण में मौजूद कमियों को समाप्त करना है। चलिए तो जानते हैं ग्राफीन के बारे में कि ग्राफीन होता क्या है। ग्राफीन एक कार्बन का अपर रूप होता है, जिसमें कार्बन परमाणुओं की एकल परत या मोनोलेयर होती है, जो परमाणु मधुमक्खी की षष्ठकोणीय छत्ते जैसी जाली के कसकर बंधे होते हैं। ये जाली 2 आयामी संरचना वाली होती है, जिसे 2004 में खोजा गया था। इसके गुण को देखें तो इसके अंतर्गत होता है कि यह अत्यधिक पतला होता है, यांत्रिक रूप से बहुत मजबूत होता है, पारदर्शी एवं लचीला होता है। इसके उपयोग के संदर्भ में कि यह टच स्क्रीन, लाइट्स पैनल, सौर सेल, DNA का तीव्र अनुक्रमण और ड्रग डिलीवरी आदि का उपयोग इसके अंतर्गत किया जाता है। यह क्या है? ग्राफीन अरोरा कार्यक्रम इसके अंतर्गत एक प्रमुख कार्यक्रम है, जिसे इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा आरंभ किया गया है। अब आता है डिजिटल इंडिया RISC-V माइक्रो प्रोसेसर कार्यक्रम के बारे में। यह केंद्र सरकार ने भारत में DIR-V कार्यक्रम शुरू किया हुआ है। इसका उद्देश्य देश में अगली पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर्स के विनिर्माण को प्रोत्साहित करना है, और यह भारत को RISC-V प्रतिभा केंद्र RISC-V चिप्स सिस्टम का आपूर्तिकर्ता बनाने के लिए स्टार्टअप्स, शिक्षाविदों तथा बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बीच साझेदारी सुनिश्चित करने में मदद करता है। चलिए तो जानते हैं रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर V या RISC-V के बारे में। यह एक ओपन सोर्स इंस्ट्रक्टेड सेट आर्किटेक्चर है, जिसका उपयोग एम्बेडेड डिजाइन से लेकर सुपर कंप्यूटर तक अलग अलग उपयोग के लिए कस्टम प्रोसेसर विकसित करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग धारण करने योग्य उपकरण, स्मार्टफोन, इंटरनेट ऑफ थिंग, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, डेटा सेंटर्स आदि में इसका उपयोग किया जाता है। अब आता है फिंगर म्यूनियोसिया रिकॉर्ड फिंगर इमेज रिकॉर्ड पद्धति के बारे में। यह एक पद्धति एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग आधारित होती है, और यह फिंगरप्रिंट की वास्तविकता को जांच करने और क्लोन किए गए फिंगरप्रिंट के उपयोग का पता लगाने के लिए उंगली के सूक्ष्म वितरण एवं उंगली के चित्र दोनों के संयोजन का उपयोग करता है। यह भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के आधार पर यह सक्षम भुगतान प्रणाली में धोखाधड़ी को रोकने के लिए FIR का उपयोग शुरू किया गया है। इसके अंतर्गत धोखाधड़ी आधार प्रमाणीकरण के दौरान नकली फिंगरप्रिंट का उपयोग करके किया जाता है। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक कम तीखी गंध वाली सरसों के बारे में, लो पंगेंट मस्टर्ड के बारे में। यह भारतीय शोधकर्ताओं में जीनोम एडिटिंग तकनीक का उपयोग करके पहली कम तीखी गंध वाली सरसों की एक किस्म को विकसित किया हुआ है। सरसों की यह नई किस्म कम तीखी गंध वाली होती है, इसका कारण यह है कि यह ग्लूकोसिनोमेट की मात्रा कम होती है, और यह मात्रा स्वीकृत कैनोला क्वालिटी लेवल जो 30 भाग प्रति मिलियन या ppm शुष्क भार के अनुरूप होता है। यह 30 भाग प्रति मिलियन या ppm शुष्क भार को सरल शब्दों में 1 किलोग्राम में 30 मिलीग्राम भी कह सकते हैं।
सकते हैं। ग्लूकोसिनोलेट सल्फर और नाइट्रोजन युक्त यौगिकों का एक समूह होता है जिसमें यह सरसों के उत्पादों की एक विशिष्ट तीखी गंध प्रदान करती है। यह पौधों को, रोगजनकों, जानवरों आदि से भी बचाता है। हालांकि ग्लूकोसिनोमेट एक उच्च स्तर इससे बेस्वाद और सख्त बनाता है तथा पशुओं में घेंगा और आंतरिक अंग असमानताओं का कारण भी बनता है। भारतीय सरसों में 120 से 130 ppm ग्लूकोसिनोलेट होता है। सरसों की इस किस्म का उत्पादन CRISPR-Cas9 तकनीक के उपयोग करके किया गया है, जिसमें किस्म के उच्च उपज वाली भारतीय सरसों में किस्म वरुणा के जीन एडिटिंग को विकसित किया गया है। आनुवांशिक रूप से संशोधित जीवों के विपरीत जीन एडिटिंग की फसलों की गुणवत्ता में सुधार के लिए कुछ मौजूदा आनुवांशिक सामग्री में संशोधन किया गया है, जिसके अंतर्गत आता है कि आनुवांशिक रूप से संशोधित जीवों में वे जीव आते हैं जिसमें विद्यमान आनुवांशिक सामग्री को परिवर्तित करने के लिए ट्रांसजीन या बाहरी जीन का प्रयोग किया जाता है। धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11 जो भारत में विकसित सरसों का एक जीएम संस्करण है, जीनोम एडिटिंग फसलों की संबंधित संस्थान की संस्थागत गैप सुरक्षा समिति से मंजूरी आवश्यक होती है। IBSC में जैव प्रौद्योगिकी विभाग की ओर से नामित एक व्यक्ति होता है। जीएम फसलों का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत एक आनुवांशिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति मंजूरी की आवश्यकता होती है। अब आता है इसके अंतर्गत आइंस्टीन क्रॉस के बारे में। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है या नेक्स्ट टॉपिक आता है आइंस्टीन क्रॉस के बारे में। आइंस्टीन क्रॉस के अंतर्गत सबसे पहले तो इसकी प्रक्रिया को जानते हैं कि आइंस्टीन क्रॉस किस तरीके से कार्य करता है। आइंस्टीन क्रॉस में क्या क्या लगा होता है? सबसे पहले तो क्वाशर होता है जो पीछे स्थित होता है। यह पृथ्वी से प्रकाश की सीध में ठीक सामने मौजूद आकाशगंगा के पीछे स्थित होता है। फिर आता है आकाशगंगा में, आकाशगंगा की सामने स्थिति जो होती है वह मतलब पीछे की स्थिति में आता है क्वाशर, सामने की स्थिति में आती है आकाशगंगा। यह पृथ्वी से प्रकाश की सीध के ठीक सामने में, पृथ्वी से प्रकाश की सीध में ठीक सामने की यह स्थिति होती है। पृथ्वी की स्थिति की अवलोकन वेधशाला है जिसमें क्वासर से स्टार्ट करें तो क्वासर से उत्सर्जित प्रकाश सभी दिशाओं में आगे बढ़ता है। फिर वह आकाशगंगा का गुरुत्वाकर्षण एक लेंस की तरह कार्य करता है और आकाशगंगा के गुरुत्वाकर्षण में क्वासर का प्रकाश मुड़कर पृथ्वी की ओर अलग अलग मार्ग पर बढ़ने लगता है। फिर क्वासर से उत्सर्जित प्रकाश चार अलग अलग मार्गों से पृथ्वी पर पहुंचता है और इसके बाद यह टेलीस्कोप से एक ही क्वासर आकाशगंगा के चारों ओर चार अलग अलग पिंडों के रूप में दिखाई पड़ता है। तो यह स्थिति जो इसमें चार क्वासर दिखाए गए उसके बारे में अलग क्वासर और आकाशगंगा से रिलेटेड इसकी जो आइंस्टीन की यह क्रॉस है, आइंस्टीन क्रॉस है, इसके में पृथ्वी की स्थिति का अवलोकन किया गया है। जिसमें क्वासर जो होता है वह उसके पीछे की स्थिति होती है और आकाशगंगा इसके सामने की होती है, जिसमें दोनों एक गुरुत्वाकर्षण के एक लेंस की तरह कार्य करती हैं जो एक दूसरे से जुड़कर पृथ्वी की ओर अलग अलग मार्गों से आगे बढ़ते हों और चार अलग अलग मार्गों के माध्यम से प्रकाश को उत्सर्जित करते हैं। अब आता है कि खगोलविदों ने आइंस्टीन क्रॉस के एक दुर्लभ ग्रह दृश्य की खोज की हुई है। आइंस्टीन क्रॉस ने ग्रेविटेशनल लेंसिंग की एक विशेष स्थिति है जिसमें ग्रेविटेशनल लेंसिंग की परिघटना एक ऐसी परिघटना होती है जिसके अंतर्गत अधिक दूर से चमकने वाले प्रकाश को उसके स्रोत और प्रक्षेपक के बीच में आने वाले किसी पिंड के गुरुत्वाकर्षण द्वारा मोड़ दिया जाता है तथा अपनी ओर खींचा जाता है और इस वजह से वह सुदूर आकाशगंगाएं अधिक प्रज्वल प्रतीत होती हैं। आइंस्टीन क्रॉस के मामले में आने वाले चारों ओर से स्पेस टाइम की वक्रता एक क्रॉस के बिंदुओं की तरह अपने पीछे से आने वाले प्रकाश के चार भागों में विभाजित होती है। ग्रेविटेशनल लेंसिंग एक अन्य स्थिति आइंस्टीन रिंग भी होती है। ये तब उत्पन्न होती है जब दो आकाशगंगाएं एक दूसरे के पीछे लगभग पूरी तरह से सीधी होती हैं। आइंस्टीन का सामान्य सापेक्षता सिद्धांत बताता है कि जैसे कोई विशाल पिंड ब्रह्मांड की संरचना जैसे स्पेस टाइम कहा जाता है में विकृति उत्पन्न करती है और किसी पिंड का द्रव्यमान जितना अधिक होता है वह स्पेस टाइम में उतनी ही अधिक विकृति का उत्पन्न करेगा। इसलिए एक तारा एक ग्रह की तुलना में स्पेस टाइम को अधिक विकृत करता है और एक ब्लैक होल इस तारे की तुलना में कहीं अधिक विकृत हो जाता है। सूर्य, पृथ्वी और अन्य पिंड सभी अपने चारों ओर एक समान वक्रता उत्पन्न करते हैं जिसके कारण लघु पिंड उनकी ओर आकर्षित होता है और अत्यधिक विशाल आकाशीय पिंड अपने पास से गुजरने वाले प्रकाश के मार्ग वो भी मोड़ देता है जिसे ग्रेविटेशनल लेंस के रूप में कार्य करता है। इसके संदर्भ में प्रमुख कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आप जानते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है अंतरिक्ष मलबे के बारे में कि ऑस्ट्रेलियाई तट पर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के रॉकेट का मलबा मिला हुआ है।
अंतरिक्ष मलबे में प्राकृतिक या उल्कापिंड और कृत्रिम मानव निर्मित दोनों प्रकार के पिंड या सैटेलाइट के अवशेष मौजूद होते हैं। उल्कापिंड सूर्य की कक्षा में पाए जाते हैं, जो अधिकतर कृत्रिम मलबा पृथ्वी की कक्षा में मौजूद होता है। अंतरिक्ष मलबे में योगदान देने वाले देशों में रूस शीर्ष स्थान पर आता है, फिर आता है अमेरिका, फिर चीन, फिर फ्रांस आता है। और 2021 में 25 टन वजनी चीनी रॉकेट का एक बड़ा हिस्सा हिंद महासागर में गिरा हुआ था। अब आता है कि अंतरिक्ष मलबे की समस्या से निपटने के लिए कुछ पहले स्टार्ट की गई हैं, जिसके अंतर्गत पहली आती है कि अंतरिक्ष पिंडों की ट्रैकिंग और निगरानी करने के लिए इसरो सिस्टम फॉर सेल्फ एंड सस्टेनेबल ऑपरेशंस मैनेजमेंट IS4OM शुरुआत की गई है। फिर नेक्स्ट पहल आती है प्रोजेक्ट नेटवर्क फॉर सबस्पेस सब ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग एंड एनालिसिस या नेत्रा, मलबे की स्थिति की प्रत्यक्ष सूचना प्रदान करता है। और नेक्स्ट इसकी पहल आती है कि यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने क्लियरल फर्स्ट स्पेस मिशन लॉन्च किया हुआ है इसके संदर्भ में। अब आता है अंतरिक्ष मलबे के प्रभाव के बारे में कि अंतरिक्ष मलबे का प्रभाव किस किस क्षेत्रों पर पड़ता है। इसके अंतर्गत आता है कि यह समुद्री जीवन के लिए खतरा पैदा करता है और ये प्रदूषण का भी एक स्रोत है। फिर इसका नेक्स्ट आता है कि यह हजारों की संख्या में लॉन्च किए गए लेकिन अप्रयुक्त हो चुके प्रक्षेपण यान अंतरिक्ष में बिखरे अर्थात चक्कर लगा रहे हैं तथा इनमें उपग्रहों के अंतरिक्ष में टकराने का खतरा बढ़ जाता है। आप जानते हैं कि अंतरिक्ष मलबे को नियंत्रित या प्रशासित करने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं, जिसके अंतर्गत पहला आता है कि स्पेस ऑब्जेक्ट में होने वाले नुकसान के लिए अंतर्राष्ट्रीय दायित्व अभिसमय 1972 में स्पेस ऑब्जेक्ट्स द्वारा अन्य अंतरिक्ष परिसंपत्तियों को पहुंचाए गए नुकसान और उनकी स्थिति या पृथ्वी के गिरने में होने वाली क्षति से संबंधित होता है। यह हमी समय क्षति के दावे के निपटान के लिए प्रक्रियाओं का प्रावधान करता है। 1 जनवरी 2023 तक भारत सहित 98 देशों ने इस अभिसमय का अनुमोदन किया हुआ है। इसे बाह्य अंतरिक्ष संधि 1967 द्वारा निर्धारित फ्रेमवर्क को मजबूत करने के लिए अपनाया गया है। OST चंद्रमा और अन्य खगोलीय पिंडों सहित बाह्य अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण अन्वेषण देशों की गतिविधियों पर विनियमित करता है। इसके संदर्भ में अब आता है भू पर्यवेक्षण के संदर्भ में कि अर्थ ऑब्जर्वेशन क्या है। भू पर्यवेक्षण इन स्पेस ने भारतीय उपग्रह मिशनों से प्राप्त पर्यवेक्षण डेटा पर एक परामर्श जारी किया हुआ है। किसके द्वारा यह परामर्श जारी किया गया है? इन स्पेस ने भारतीय उपग्रहों से प्राप्त भू पर्यवेक्षण के लिए एक परामर्श पत्र को जारी किया हुआ है। भू पर्यवेक्षण से आशय उससे होता है जो भूमि, समुद्र, वायुमंडल की निगरानी के लिए एक रिमोट सेंसिंग प्रौद्योगिकियों के उपयोग से होता है। रिमोट सेंसिंग प्रौद्योगिकियों में उपग्रह, विमान, ड्रोन, जमीन पर स्थित सेंसर आदि शामिल होते हैं। अब जानते हैं भू पर्यवेक्षण डेटा के उपयोग के बारे में, जिसके अंतर्गत पहला आता है कि यह पृथ्वी की जलवायु, महासागरीय परिसंचरण, कार्बन ऊर्जा और जल चक्र, एल्बिडो, क्रायोस्फीयर आदि की व्यापक समझ प्रदान करता है। दूसरा आता है कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी उपयोगी है। उल्लेखनीय है कि भू पर्यवेक्षण उपग्रह इमेजनरी इंटेलिजेंस, फोटो सर्वेक्षण, सिंथेटिक अपर्चर रडार और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल कार्यों के लिए महत्वपूर्ण होता है। यह कई सरकारी विभागों की मूल्यवान जानकारी प्रदान करता है और सूचित नीतिगत निर्णय लेने में भी मदद करता है। इनमें कृषि, जल संसाधन, शहरी योजना निर्माण, ग्रामीण विकास, खनिज पूर्वेक्षण, वानिकी, आपदा प्रबंधन जैसे विभाग भी इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र ने अंतरिक्ष विकास के अधीन एक सिंगल विंडो और स्वायत्त नोडल एजेंसी भी है और यह संस्था अंतरिक्ष उद्योग में निजी निवेश और नवाचार को भी प्रोत्साहित करती है। भारत द्वारा आरंभ की गई पहलों में पहला आता है जैसे इसरो के अंतर्गत IRS, रिसोर्टसैट, कार्टोसैट, ओशनसैट, रीसैट उपग्रहों सहित EO उपग्रहों की श्रृंखला लॉन्च की गई है। दूसरा आता है गैर सरकारी निजी संस्थाओं के अंतर्गत गैलेक्स आई, पिक्सेल, ध्रुव स्पेस, कैलेड EO ने अपनी EO उपग्रह लॉन्च करने की योजना बनाई हुई है। तो इसके अंतर्गत यह भारत द्वारा कुछ पहले स्टार्ट की गई है, जिसमें कुछ इसरो के द्वारा है और कुछ गैर सरकारी निजी संस्थान के द्वारा भी पहले स्टार्ट की गई हैं। किसके लिए? अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है अग्निबाण सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजीज डेमोन्स्ट्रेटर के बारे में। अग्निकुल कॉस्मॉक एक भारतीय अंतरिक्ष तकनीक स्टार्टअप है। इसने अपने अग्निबाण SORTED नामक एक लॉन्च व्हीकल, एक उपकक्षीय परीक्षण की उड़ान की खोज की हुई है। अब चलिए तो जानते हैं अग्निबाण SORTED के बारे में। यह एग्रिलेट इंजन द्वारा संचालित एक सिंगल स्टेज आधारित लॉन्च व्हीकल है। यह इंजन पूरी तरह से 3D प्रिंटिंग, सिंगल पीस व सेमी क्रायोजेनिक है।
अग्निबाण 100 किलोग्राम तक के पेलोड को 700 किलोमीटर तक निम्न भूकक्षा में ले जा सकता है। अग्निबाण SORTED पारंपरिक साउंडिंग रॉकेट के विपरीत लंबवत रूप से उड़ान भरेगा और एक पूर्व निर्धारित प्रक्षेप पथ का अनुसरण करेगा। और उल्लेखनीय है कि पारंपरिक साउंडिंग रॉकेट गाइड रेल से भी लॉन्च करेगा इसके संदर्भ में है। अब आता है DRACO डेमोन्स्ट्रेशन रॉकेट फॉर एजाइल लूनर ऑपरेशंस कार्यक्रम के बारे में। यह कार्यक्रम नासा और डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी के काम कर रहा है तथा इस कार्यक्रम का उद्देश्य या लक्ष्य एक परमाणु संचालित अंतरिक्ष प्रडोदन प्रणाली का निर्माण करना है। और यह प्रणाली मंगल ग्रह की कक्षा में लगने वाला समय पर आधा कर सकेगी। और यह प्रडोदन अपनी प्रडोदन प्रणालियों के लिए यूरेनियम के कम संवर्धित रूप का भी उपयोग करेगी। और वर्ष 2027 तक इसका उड़ान का भी परीक्षण किया जाएगा इसके संदर्भ में। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है सोलर टेरेस्ट्रियल रिलेशंस ऑब्जर्वेटरी और स्पेसक्राफ्ट के बारे में कि नासा का अंतरिक्षयान स्टेरियो ए यह सूर्य पृथ्वी के बीच से गुजरा हुआ है। यह घटना लगभग 17 साल पुरानी मिशन की पृथ्वी के समीप से पहले फैलाई वायु को दर्शाती है। यह एक फैलाई वायु विज्ञान को यह समझने में मदद करता है कि कोरोनल मास इंजेक्शन है। इसका चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी की ओर से इसके मार्ग को कैसे विकसित होता है। फैलाई वायु के बारे में यह एक अंतरिक्षयान का वैज्ञानिक डेटा एकत्र करने के लिए किसी खगोलीय पिंड के काफ़ी करीब उड़ान भरता है। इसे 2006 में लॉन्च किया गया था, जिससे स्टीरियो सूर्य से पृथ्वी की ओर होने वाले ऊर्जा और पदार्थ के बीच प्रवाह का पता लगाता है, जिसमें यह सूर्य पृथ्वी प्रणाली का एक अनोखा अभूतपूर्व भूदृश्य प्रदान करता है। और इस मिशन में 2007 में पहली बार सूर्य का त्रिविमीय अवलोकन किया गया था। दो में से एक अंतरिक्षयान अपनी कक्षा में पृथ्वी से आगे और दूसरा पृथ्वी के पीछे गति कर रहा है, जिसमें स्टीरियो ए और बी को विभाजित किया गया। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक गैलेक्सी ESO 316 के बारे में। हबल स्पेस टेलीस्कोप ने एक असमान आकार वाली आकाशगंगा की एक तस्वीर ली हुई है। असमान आकार वाली आकाशगंगा में विशिष्ट सर्पिल भुजाओं या अंडाकार आकार का अभाव होता है, जैसा कि आमतौर पर अन्य आकाशगंगाओं को देखा जाता है। यह आकाशगंगा पृथ्वी से 28.7 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर एरिडेनस नक्षत्र में अवस्थित है और इनका आकार एक बादल के समान प्रतीत होता है। इनमें कई लघु तारे एक साथ गुच्छे के रूप में होते हैं। हबल स्पेस टेलीस्कोप को 1990 में लॉन्च किया गया था। यह नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की एक संयुक्त परियोजना है। यह द्रव्यमान, निकट, अवरक्त और पराबैंगनी प्रकाश में ब्रह्मांड का अवलोकन करती है और यह पृथ्वी के वायुमंडल में ऊपर परिक्रमा करती है, जिस वजह से यह भूमि पर स्थित टेलीस्कोप की तुलना में ब्रह्मांड का बेहतर दृश्य प्रदान करता है इसके संदर्भ में। अब आता है निराक्षी के बारे में। निराक्षी क्या है? निराक्षी भारत में अपनी तरह का पहला ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल है। इसका उपयोग खदान का पता लगाने, खदानों को बंद करने, जल के नीचे सर्वेक्षण आदि के लिए किया जा सकता है। यह पानी के अंतर्गत 4 घंटे तक रह सकता है और 300 मीटर की गहराई तक जा सकता है। इसे गॉर्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड और MSME संस्था एरोस्पेस इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से विकसित किया गया। किसको? निराक्षी को, जो कि एक ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल में लॉन्च, इसको अपनी तरह का ये भारत का पहला निराक्षी लॉन्च किया गया। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक आयुष्मान भारत के माइक्रोसाइट प्रोजेक्ट के बारे में। आयुष्मान भारत के माइक्रोसाइट प्रोजेक्ट या मिजोरम आयुष्मान भारत के माइक्रोसाइट प्रोजेक्ट शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। माइक्रोसाइट्स सभी लघु और मध्यम स्तर के क्लिनिक्स, नर्सिंग होम, अस्पताल, लैब्स, फार्मेसीज एवं अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं का एक क्लस्टर है, जो आयुष्मान भारत डिजिटल भारत मिशन के तहत आता है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने इसी वर्ष ABDM के तहत 100 माइक्रोसाइट्स प्रोजेक्ट को शुरुआत की हुई। माइक्रोसाइट्स के अंतर्गत सुविधाओं के प्रकार में, जिसमें निजी सुविधाएं जैसे स्टैंड अलोन क्लिनिक, पॉली क्लिनिक आती है। दूसरी आती है चिकित्सा से संबंधित सभी प्रणालियों से संबंधित स्वास्थ्य सुविधाएं, स्वास्थ्य पेशेवर आते हैं। इसका कार्यान्वयन ABDM के राज्य मिशन निदेशक के द्वारा किया जाता है, जिसमें वित्तीय संसाधन और समग्र मार्गदर्शन NHA प्रदान करता है।
माइक्रोसाइट ABDM को अपनाने के लिए निजी अस्पतालों के सामने आने वाली चुनौतियों से निपटेगी और इन चुनौतियों में निम्नलिखित शामिल है, जिसमें डिजिटलीकरण को एक अतिरिक्त लागत के रूप में देखा जाता है, दूसरा बिनामिकीय निगरानी के बढ़ने की आशंका रहती है और तीसरा डेटा सुरक्षा से संबंधित समस्या मौजूद रहती है, इसके इत्यादि इसके अंतर्गत आते हैं। अब आता है ABDM एक फ्लैगशिप डिजिटल स्वास्थ्य पहल है जिसे 2021 में लॉन्च किया गया था। अब जानते हैं इसके कुछ उद्देश्य में कि यह राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य पारिपत्र विकसित करता है और यह डिजिटल स्वास्थ्य डिजिटल डेटा या स्वास्थ्य डेटा की इंटरऑपरेबिलिटी को सक्षम करने वाला एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तैयार करता है या ABDM के बारे में। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक फार्मा मैंडेट इस क्षेत्र में अनुसंधान एवं नवाचार को प्रोत्साहन योजना के बारे में। रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने प्रेम योजना को अधिसूचित किया हुआ है। योजना के मुख्य बिंदुओं पर नजर डालें तो इसका उद्देश्य प्राथमिकता वाले क्षेत्र को अनुसंधान एवं विकास के लिए उद्योग और शिक्षा जगत के संपर्क को बढ़ावा देना है। साथ ही गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान की संस्कृति को विकसित करना भी इसका उद्देश्य है। इसकी अवधि को जानें तो इसकी अवधि 5 वर्ष की होती है जो 2023-24 से 2027-28 तक निर्धारित की गई है। इसके अंतर्गत 2 प्रमुख घटक आते हैं, जिसमें पहला घटक आता है कि अनुसंधान अवसंरचना को मजबूत करेगा, जिसके अंतर्गत यह कार्य आधारित राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करके पूरा की जाएगा। और दूसरा आता है कि औषध क्षेत्र में उच्चतर शिक्षा उच्च स्तरीय अनुसंधान के लिए सेबेन निपर्स को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में स्थापित करता है। अब आता है कि इसके 6 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के संदर्भ में जो फार्मा मेडटेक क्षेत्र के अनुसंधान को बढ़ावा देता है इसके अंतर्गत शामिल है। पहला आता है नए रासायनिक जैविक संस्थान और फाइटो फार्मास्यूटिकल्स होना, दूसरा आता है जटिल जेनेरिक्स या बायोसिमिलर का होना, तीसरा आता है परिशुद्ध चिकित्सा का होना और चौथा आता है चिकित्सा उपकरण का होना, पांचवा आता है ऑर्फन ड्रग और छठवां आता है रोगाणुरोधी प्रतिरोध के लिए दवा का विकास करना। इसके अंतर्गत 6 प्रमुख इसके पॉइंट आते हैं। अब इसकी पात्रता होती है जो भारत में पंजीकृत कोई भी कंपनी हो सकती है। इसका परियोजना का मूल्यांकन और अनुमोदन यह फार्मास्यूटिकल सचिव की अध्यक्षता में एक समिति करेगी तथा इसका निगरानी व मूल्यांकन का कार्य नीति आयोग के CEO की अध्यक्षता में एक अधिकार प्राप्त समिति करेगी और इसका कार्यान्वयन यह एक परियोजना प्रबंधन एजेंसी के माध्यम से किया जाएगा। इसके संदर्भ में अब जानते हैं कि फार्मा इंडस्ट्री के रिसर्च को बढ़ावा देने की आखिर आवश्यकता क्यों है। इसके बारे में जानते हैं कि वैश्विक फार्मा उद्योग में भारत की हिस्सेदारी 3.4% है। वैश्विक चिकित्सा उपकरणों में भारत की बाजार की हिस्सेदारी 1.5% है और पेटेंट के तहत आने वाली दवाओं के लिए आयात निर्भरता है और नई दवा की खोज के लिए वैश्विक स्तर पर बीमारियों का बोझ कम होगा। इसके संदर्भ में इसके रिसर्च को बढ़ावा देने के संदर्भ में इसकी आवश्यकता और बढ़ रही है। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस के बारे में। गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस यह केंद्रीय परिवार और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस को अनिवार्य तौर पर कार्यान्वयन के लिए समय सीमा निर्धारित की गई है। गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस यह सुनिश्चित करता है कि उत्पादों का विनिर्माण और नियंत्रण आधारित गुणवत्ता मानकों के अनुसार होगा। यह विश्वास संगठन ने GMP के विस्तृत दिशा निर्देश तैयार किए हुए हैं और यह अब तक का 250 करोड़ से अधिक का टर्नओवर वाली दवा निर्माताओं को 6 माह के भीतर अनिवार्य रूप से GMP मानकों को अपनाना होगा और वहीं 250 करोड़ रुपए से कम टर्नओवर वाली दवा कंपनियों को इसके लिए 1 साल का समय दिया जाएगा। भारत में GMP के संदर्भ में कि भारत में GMP के बारे में कि यह पहली बार 1988 में औषधि सामग्री नियम 1945 की अनुसूची M में शामिल किया गया था। हालांकि इसे 2018 में GMP को संशोधित करके WHO मानकों के अनुरूप बनाया गया था। अनुसूची M विनिर्माण केंद्र और उनके रखरखाव, कार्मिक विनिर्माण, नियंत्रण और सुरक्षा, परीक्षण, सामग्रियों का भंडारण व परिवहन, लिखित प्रक्रियाओं और रिकॉर्ड रखने, ट्रेसेबिलिटी आदि आवश्यकताओं को निर्धारित करती है। वर्तमान में देश की मौजूदा 10,500 विनिर्माण इकाइयों में से केवल 2,000 इकाइयां ही WHO GMP मानकों के अनुरूप पाई गई। अब आता है GMP प्रमाणीकरण के महत्व को देखें, जिसके अंतर्गत पहला आता है कि उत्पादों की अप्रत्याशित संदूषण, गलत लेबलिंग आदि से जुड़े जोखिम को कम करना है। दूसरा आता है दवाओं के निर्यात के लिए प्रमाणीकरण आवश्यक होता है, जिससे दवाओं की विश्वसनीयता बढ़ जाती है। और तीसरा आता है कि यह प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत उत्पादों की खरीद के लिए आवश्यक होता है। तो यह GMP से जुड़े कुछ महत्व है। इसके भारत में इसकी स्थिति को जाना और जिसके अंतर्गत केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा इसकी समय सीमा को निर्धारित किया गया।
अब आता है महामारी से संबंधित स्वास्थ्य, सामाजिक, आर्थिक सुविधता एवं जोखिम फ्रेमवर्क के बारे में। क्या है फ्रेमवर्क? G20 फ्रेमवर्क टास्क फोर्स के आग्रह पर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और यूरोपीय निवेश बैंक ने इसको तैयार किया हुआ है। इसका उद्देश्य महामारी जनित स्वास्थ्य और आर्थिक सुविधताओं तथा उनके परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाले जोखिम को बेहतर ढंग से समझना है। यह कोविड-19 महामारी में समृद्धि की गति और दिशा या वित्तीय या आर्थिक अभाव दरों को बड़े पैमाने पर प्रभावित करती है और इनसे सबसे ऊपर इससे बड़े पैमाने पर लोगों की मौत हो गई हो, जिससे समाज पर गहरा प्रभाव पड़ा हुआ है। FEVR में 2 घटक शामिल होते हैं जो व्यवस्थागत कमजोरियों की पहचान करने, नीतिगत निर्णय लेने, निवेशों को मार्गदर्शन करने में सहायता करेंगे। इसके अंतर्गत प्रमुख घटक में आता है जैसे प्रमुख स्वास्थ्य, सामाजिक और आर्थिक संकेतक जो महामारी के लिए प्रासंगिक हों और जिन पर नीतिगत कार्यवाही की जाती है। इसलिए इन संकेतकों पर निगरानी रखी जाएगी ताकि जोखिमों को, आघात को कम किया जा सके। इसके संदर्भ में अब आता है इसके बारे में कि इसके महत्व को जाने कि इसका महत्व महामारी से संबंधित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय रणनीति तथा निवेश संबंधी प्राथमिकताओं के बारे में बताने वाला काफ़ी महत्वपूर्ण साधन है। दूसरा आता है बदलते वैश्विक माहौल में नियमित आकलन और उनकी समझ के लिए एक सुसंगत रूपरेखा प्रदान करता है। फिर आता है कि नीतियों पर चर्चा हेतु अलग अलग मंत्रालयों इसका संदर्भ ले सकते हैं और इसे क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर निवेश संबंधी योजनाएं बनाने में भी सहायता मिल सकती है। इसके संदर्भ में इसका प्रमुख महत्व है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है जीवाणु रोधी प्रतिरोध और वायु प्रदूषण के बारे में कि लेसेंट जनरल के एक अध्ययन के अनुसार वायु प्रदूषण में बढ़ोतरी होने से एंटीबायोटिक प्रतिरोध में भी वृद्धि हुई है। अब आता है कि यह विषय अपनी तरह का पहला गहन वैश्विक विश्लेषण होता है जिसका अध्ययन रेखांकित किया गया है, जिसमें सांस लेने के क्रम में PM 2.5 के शरीर में पहुंचने के साथ मनुष्य एंटीबायोटिक प्रतिरोधी तत्वों से संपर्क में आता है। एंटीबायोटिक्स प्रतिरोध आमतौर पर जीवाणुरोधी प्रतिरोध कहा जाता है, जिनकी स्थिति तब उत्पन्न होती है जब कोई सूक्ष्मजीव जैसे बैक्टीरिया, वायरस, कवक और परजीवी समय के साथ जीवाणुरोधी दवाओं के खिलाफ प्रतिरोध क्षमता हासिल कर लेते हैं और ऐसा होने पर किसी संक्रमण का उपचार करना कठिन होता है। इससे बीमारी के फैलने और गंभीर होने और मृत्यु का खतरा भी बढ़ जाता है। अब आता है अध्ययन के मुख्य बिंदुओं पर नजर डालें, जिसके अंतर्गत पहला आता है कि PM 2.5 प्रदूषण में प्रत्येक 1% की वृद्धि के साथ रोगजनक के आधार पर एंटीबायोटिक प्रतिरोध में 0.5 से 1.9% के बीच बढ़ोतरी होती है। दूसरा आता है कि वर्ष 2018 में PM 2.5 के कारण 8.2 मिलियन जीवन वर्ष की हानि हुई थी, जिसके कारण आर्थिक बोझ बढ़ा है। PM 2.5 प्रदूषण में वृद्धि के प्रभाव स्वरूप चीन और भारत में सर्वाधिक असामयिक मृत्यु दर्ज की गई है। EMR नियंत्रण लगाने के लिए उठाए गए कदम में देखते हैं। पहला आता है कि EMR एक राष्ट्रीय कार्य योजना है जिसे 2017 में बनाया गया। दूसरा आता है एंटीबायोटिक्स के अधिक उपयोग पर अंकुश लगाने के लिए 2016 में रेड लाइन अभियान शुरू किया गया और 2013 में EMR निगरानी नेटवर्क को भी लॉन्च किया गया। इसके संदर्भ में प्रमुख उठाए गए कदम है। अब आता है G20 द्वारा रोगाणुरोधी प्रतिरोध पर नियंत्रण हेतु एक वैश्विक पहल का स्वागत किया गया। इसके अंतर्गत यह वैश्विक पहल अनुसंधान और विकास साझेदारी है के अंतर वैश्विक एंटीबायोटिक अनुसंधान एवं विकास साझेदारी ने एंटीबायोटिक प्रतिरोध से निपटने के लिए WHO और अन्य की मदद से एक गठित एक गैर लाभकारी संगठन है और इसे दवा प्रतिरोधी संक्रमण के उपचारों के विकास और उन तक पहुंच में तेजी लाने के लिए गठित किया गया। अब जानते हैं सिक्योर के बारे में। सिक्योर एक निम्न और मध्यम आय वाले देशों में आवश्यक एंटीबायोटिक दवाओं तक पहुंच का विस्तार करने वाला पहला समर्पित अंग है जो एकल उत्पाद तक सीमित नहीं करता। इसे WHO GARDP द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया। कॉम्बैक्टिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बैक्टीरिया के बारे में यह एंटी बैक्टीरियल इनोवेशन में तेजी लाने के लिए प्रति समर्पित एक वैश्विक गैर लाभकारी साझेदारी भी होती है। अब आता है G20 महामारी कोष के बारे में। पशुपालन और डेयरी विभाग ने भारत की पशु स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने के लिए महामारी कोष के तहत $25 मिलियन का अनुदान प्रदान किया हुआ है। इस कोष में महामारी से निपटने के लिए तैयारी और प्रतिक्रिया हेतु भारत में पशु स्वास्थ्य सुरक्षा सुदृढ़ीकरण पहल के लिए मदद की हुई है। अब आता है G20 महामारी कोष के बारे में। पहला आता है कि इंडोनेशिया की अध्यक्षता में G20 के अधीन 2022 में $1.4 बिलियन के इस कोष का गठन किया गया था, जिसका लक्ष्य भविष्य की किसी संभावित वैश्विक महामारी से निपटने के लिए महत्वपूर्ण निवेशों का वित्त पोषण करना है। इसके दानकर्ताओं में G20 के सदस्य देश, G20 के गैर सदस्य देश, परोपकारी संगठन आते हैं, जिसमें इस कोष में प्रमुख दानकर्ताओं में से एक है।
अब आता है क्रोमोसोमल हेलिकेज डीएनए ब्राइडिंग प्रोटीन फर्स्ट लाइफ के बारे में। एक अध्ययन से पता चला हुआ है कि क्रोमोसोमल हेलिकेज डीएनए ब्राइडिंग प्रोटीन फर्स्ट लाइक जीन वेरिएंट इनमें ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस को नियंत्रित करने की क्षमता मौजूद होती है। यह एक प्रकार का जीन है जो विशेष रूप से अफ्रीकी आबादी में पाया जाता है। यह जीन वेरिएंट द्वारा HIV फर्स्ट के वायरल लोड को कम करने की संभावना व्यक्त की जाती है, जिसमें क्रोमोसोम फर्स्ट पाया जाता है। जिन लोगों के शरीर में यह वेरिएंट होता है उससे वायरस फैलने का जोखिम कम होता है और उनके बीमार होने की दर भी धीमी हो जाती है। अब आता है रेस्पिरेटरी सिंक्राइटियल वायरस के बारे में। यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने RSV से नवजात शिशुओं की रक्षा करने के लिए पहली वैक्सीन एब्रेस्पो RSV वैक्सीन को लॉन्च किया है। यह वैक्सीन गर्भवती माताओं को गर्भावस्था के दौरान के बाद के चरणों में दी जाती है। RSV एक अत्यंत संक्रामक वायरस होता है। यह सभी आयु वर्ग के व्यक्तियों विशेषकर शिशुओं और बुजुर्गों के श्वसन संक्रमण का कारण बनता है। यह दुनिया भर में शिशुओं से निचले श्वसन मार्ग से जुड़े रोगों को उत्पन्न करने वाला सबसे आम कारण है। RSV वैक्सीन 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के लोगों के लिए भी उपलब्ध होता है। अब आता है नेट एनर्जी गेन के बारे में। नेट एनर्जी गेन अमेरिकी वैज्ञानिकों ने नाभिकीय संलयन अभिक्रिया में दूसरी बार नेट एनर्जी गेन करने में सफलता प्राप्त की हुई। नाभिकीय संलयन की वह प्रक्रिया जिसमें हल्के दो परमाणु अनाभिक आपस में मिलकर एक भारी परमाणु नाभिक का निर्माण करते हैं और इसके परिणाम स्वरूप बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। संलयन अभिक्रिया पदार्थ की प्लाज्मा अवस्था होती है, जिसमें प्लाज्मा गर्म और आवेशित गैस होती है जो धनात्मक आयनों तथा मुक्त गति वाले इलेक्ट्रॉन से बनी होती है। संलयन अभिक्रिया में दो धनात्मक नाभिक एक दूसरे से निकट आ जाते हैं। हालांकि इसके दौरान दोनों नाभिक एक दूसरे को प्रतिकर्षित भी करते हैं और इस विशेष परिघटना को कूलम्ब बैरियर भी कहा जाता है। इस बैरियर को समाप्त करने के लिए बड़े पैमाने पर ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसकी मात्रा वर्तमान में संलयन विक्रिया से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा से भी होती है। नाभिकीय संलयन में वाणिज्यिक ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए नेट एनर्जी गेन का होना जरूरी होता है, जिसका आशय होता है कि नाभिकीय संलयन अभिक्रिया में जितनी ऊर्जा खपत होगी वह शोधकर्ताओं को उससे भी अधिक ऊर्जा का उत्पादन करना होगा। अब आता है परमाणु संलयन के महत्व के बारे में जानते हैं कि यह विद्युत और स्वच्छ और सुरक्षित स्रोत है, क्योंकि यह कोई भी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित नहीं करता है। एक किलोग्राम संलयन ईंधन 10 मिलियन किलोग्राम जीवाश्म ईंधन जितनी ऊर्जा प्रदान करता है। संलयन के लिए कच्चा माल हाइड्रोजन होता है जो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है। वहीं विखंडन अभिक्रिया में कच्चे माल के रूप में यूरेनियम का इस्तेमाल होता है जो सीमित मात्रा में भी उपलब्ध होता है। अब जानते हैं डीमन कण के बारे में कि डीमन कण शोधकर्ताओं ने स्ट्रोंटियम रूथेनेट धातु में डीमन कण की प्राप्ति का दावा किया हुआ है। डीमन कण की संकल्पना को सबसे पहले भौतिकी वैज्ञानिक डेविड पाइंस द्वारा 1956 में प्रस्तुत किया गया था। डेविड पाइंस का मानना है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी ठोस पदार्थ से गुजरता है तो अजीब बिहेव करता है। यदि यह प्रणाली ऊर्जा की पर्याप्त आपूर्ति की जाती है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स प्लाज्मोन्स नामक मिश्रित कणों का निर्माण करती है। हालांकि प्लाज्मोन्स के निर्माण के लिए इतनी अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है कि उसे कमरे के तापमान पर उत्पादित नहीं किया जाता। अब पढ़ते हैं शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के बारे में। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार को वर्ष 2022 के लिए यह विजेताओं की घोषणा नहीं की गई और इसे 2023 के लिए नामांकन भी रोक दिए गए। SSP प्रत्येक वर्ष में निम्नलिखित क्षेत्रों में उल्लेखनीय उत्कृष्ट मूल और अनुपयुक्त अनुसंधान हेतु प्रदान किया जाता है। जैविक विज्ञान, रसायन विज्ञान, पृथ्वी, वायुमंडल, महासागर और ग्रही विज्ञान, इंजीनियरिंग विज्ञान, गणितीय विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान और भौतिकी विज्ञान के अंतर्गत दिया जाता है। इसकी पात्रता 45 वर्ष की आयु तक ऐसा कोई भी भारतीय नागरिक जो अनुसंधान कार्यों में संलग्न रहा हो और भारत में कार्यरत विदेशी भारतीय नागरिक और भारतीय मूल के व्यक्ति होते हैं। डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर वैज्ञानिक और औषध अनुसंधान परिषद के संस्थापक निर्देशक थे, जिन्हें 1954 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। अब आता है लूनर कोडेक्स के बारे में। लूनर कोडेक्स क्या होता है? लूनर कोडेक्स को में 157 देशों के 30,000 कलाकारों, लेखकों, संगीतकारों और फिल्म निर्माताओं की समकालीन कला, कविता, पत्रिकाओं, संगीत, फिल्म, पॉडकास्ट तथा पुस्तकों की एक डिजिटल या लघु संग्रह होता है। यह चंद्रमा पर लॉन्च किए जाने वाले 4 अलग अलग टाइम कैप्सूल से बना होता है, जिसमें पहला आता है ओरियन कलेक्शन, दूसरा आता है नोवा कलेक्शन, तीसरा आता है पेरेगिन कलेक्शन, फिर आता है पोलारिस कलेक्शन। इसके अंतर्गत आता है
अब आता है भूविजन मंच के बारे में या कृषि रास्ते के बारे में। यह इंटरनेट ऑफ थिंग पर आधारित एक स्वचालित मृदा परीक्षण और कृषि विज्ञान सलाहकार मंच है और यह 12 प्रमुख मानकों पर आधारित है। मृदा परीक्षण कर सकता है, जैसे पीएच मान होना और विद्युत चालकता आदि। इसके अंतर्गत इसके परीक्षण किए जा सकते हैं। यह मृदा स्वास्थ्य कार्डों के परिणामों का सारांश शीघ्रता से मोबाइल पर भेज सकता है और मृदा में मौजूद कमियों का जल्द पहचानने में भी मदद करता है। इसके विकासकर्ता भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान हैदराबाद और कृषि तंत्र की एक कृषि तकनीक स्टार्टअप है। इसके अंतर्गत इसी के साथ ही हमारा ये टॉपिक के साथ साथ यह लेक्चर भी फिनिश होता है, जिसमें अगस्त माह के साइंस एवं टेक्नोलॉजी के सेक्शन को कंप्लीट किया हुआ है। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट सेक्शन को कंप्लीट करेंगे और भी इसी तरीके की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।